गुड इवनिंग। गुड आज इवनिंग सर। हमारे बीच 64th बीपीएससी के और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट पल्लवी कुमारी जी हैं। उनसे आज हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। लगातार हम लोग आस्था यस की तरफ से सभी सफल कैंडिडेट से किसी न किसी तरह संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके उनके बारे में आप लोग को उनकी जानकारी, उनके पढ़ने का तरीका, उन्होंने अपने जीवन में इस बड़ी उपलब्धि को पाने में किस तरह का मेहनत किया है, उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम किसी न किसी सिलेक्टेड अधिकारी को प्रत्येक दिन आप सभी के बीच सामने ला रहे हैं। उनमें से एक आज है पल्लवी जी, जिन्होंने की 64th बीपीएससी में 580 रैंक हासिल किया है और इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई। अस्थाई की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू वेरी मच सर। मैम, आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी, मेरा नाम पल्लवी है। मैंने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया जी और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी इससे पहले मैं लगभग 3 साल तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में टीसीएस में काम कर चुकी हूँ। हम्म। और बाद में मैंने यूपीएससी और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी भी की थी। हम्म। यूपीएससी के लिए मैं इंटरव्यू में भी अपियर हो चुकी हूँ। जी और फिलहाल सर, फिलहाल मैं आईएएस के लिए पढ़ाती हूँ पुणे और नागपुर में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही पढ़ाती हूँ। हम्म। और 2018 में मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया हम्म। और सफल होकर मैं आपके सामने आज बैठी हूँ। इस बात का मुझे बहुत संतोष है। बहुत बहुत बधाई। पुनः आस्था आईएएस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी मैम, सर। आप जॉब इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हैं, लगातार 3 साल से जॉब कर रहे हैं, उसके साथ पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई और जॉब, इन दोनों के बीच में आप कैसे दोनों का सामंजस्य करते थे मैम? कैसे दोनों के बीच में कि 8 घंटे की जॉब उसके बाद पढ़ाई, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते थे, एक बार बताएं सर, हमें। मैं बता दूं आपको कि आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2 किड्स। 2 छोटे बच्चे भी हैं मेरे। और अच्छा ये अच्छा। जॉब में पहले, ये जॉब मैं पहले करती थी और बाद में मैं फिलहाल एज अ टीचर काम करती हूँ। तो हम्म। ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, घर को भी संभालना, और मैं सिंस बाहर जाके भी काम करती थी तो समय निकालना बहुत मुश्किल था। पर मोस्टली रात के टाइम में को मैंने यूटिलाइज किया पढ़ाई के लिए सर। हम्म। जी जी। तो यानी कुल मिला के आपने काफी मेहनत की, जॉब, बच्चे, प्लस ये बहुत बड़ी सफलता। तो इस जी सफलता के बाद मैम, क्या आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? सर, सिविल सर्विसेज मैं हमेशा से करना चाहती थी। कॉरपोरेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में आना दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम्म। ये मेरे लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी चीजों को और आगे जाके खोलेगा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड वर्क एक्सपीरियंस देगा। और मैं बिहार वापस आ सकूंगी, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। और वहाँ अपने लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊंगी सर। यानी अपने ही प्रदेश में आके पुनः वापस आने की चेष्टा और लोगों की सेवा करने की ये उम्मीद आपको बिहार खींच के लेते आएगी। बिल्कुल सर। हाँ। घर का माहौल कैसा है मैडम रिजल्ट आने के बाद? सर, घर में लोग बहुत खुश हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। इवन जो मेरा नेटिव प्लेस, मैं वैशाली से बिलोंग करती हूँ, हम्म। वहां से भी मुझे काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। तो हम्म। ओवरऑल सब लोग बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत ही ऐतिहासिक भूमि से आप बिलोंग करती हैं, वैशाली से। ये भी एक आप बधाई, किसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। मैम, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जैसे बिहार में आके अब सबसे पहले किस तरह का चेंजेस करना चाहेंगे, किस तरह का सुधार करना चाहेंगे? आपके बिहार का सपना कैसा होगा? आप किस तरह के बिहार को देखना चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो जो बेसिक फैसिलिटीज है, बेसिक एम्यूनिटीज है, उस जी। पे मैं ध्यान दूंगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो। अब हम्म। सिंस मुझे लैंड लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं जाऊंगी, तो वहां पे उस प्रभार में मुझे जो भी काम सौंपा जाएगा, हम्म। उस में मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगी। जी मैम, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि
आपने तैयारी इंजीनियरिंग से एक पूरा जिस सब दिन विज्ञान गणित इन सब में ध्यान, एक साइंस बैकग्राउंड से सीधे आर्ट्स बैकग्राउंड में, एक तरह जीएस पूरा आर्ट्स का विषय, कला का विषय, कैसे इसको तैयार किया है और कब से इसको आपने सिविल सेवा क्षेत्र में आने का निर्णय लिया मैम? सर मैंने पहले तो मैं इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रही थी सर, और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में आई हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें किया है। तो इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बहुत नए नए टर्म्स आते रहते थे इकोनॉमिक्स के, जो थोड़ा मुश्किल होता है इंटरप्रेट करना, पूरा का पूरा आर्टिकल भी नहीं पढ़ पाते थे। तो वहां से मैं इकोनॉमिक्स में आई, और फिर मुझे सिविल सेवा में आने का कम ऐसा विचार आया। और थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर सर साइंस बैकग्राउंड के लिए मुझे लगता है हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना एक नया होता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है सर। तो इस तैयारी के क्या रणनीति क्या थी, किस तरह टाइम मैनेजमेंट किस तरह करते, कितना घंटा पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट कौन सा आप साइट्स यूज करते थे, आपके इसके सोर्सेस क्या थे इस तैयारी में? जी सर। सर सिंस मैंने पहले यूपीएससी की तैयारी की हुई थी, तो वो मुझे काफी हेल्प किया। बीपीएससी में बिहार स्पेसिफिक बचता है, और प्रीलिम्स में या फिर बाकी के स्टेजेस में भी सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है सिलेबस को पहले अच्छे से समझना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक गाइडेंस की भूमिका जरूर रहती है सिविल सर्विसेज में, बिकॉज बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। टेक्स्ट बुक में जैसे कौन कौन से मैम? जी सर। अभी आपने बताया ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, इसका बताएंगे इसमें कौन कौन से बुक्स कुछ शामिल करना चाहेंगे? सर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत है, जी। और ज्योग्राफी के लिए मैं 11th और 12th के एनसीईआरटी का जो बुक है वो अपने आप में काफी कंप्लीट सेट है, उसको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। हिस्ट्री के लिए सर बिपिन चंद्र पाल की बुक आती है, वो कर सकते हैं। बाकी लूसेंट भी एक बहुत अच्छी बुक है। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर या कोई भी आप एक मैगजीन पकड़ सकते हैं, जो उसको फॉलो करते रहना है। और जहां तक हो सके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए सर। मेरे साथ बीपीएससी देते समय एक ड्रॉबैक रह गया कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं कर पाई, तो उस कारण थोड़ा रैंक मुझे लगता है पीछे रह गया। बट एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपका टाइम परमिट करता है। नहीं भी करता है तो टाइम जरूर निकालना चाहिए। और इंटरव्यू के स्टेज में मैं आस्था से जुड़ी थी, और मैं आर कुमार सर और आप पूरी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काफी अच्छे क्लासेस कंडक्ट कराए, और बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ जो भी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो संपर्क जुड़ा और जो मॉक इंटरव्यूज हुए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगी पूरी आस्था टीम को। स्वागत है मैडम आपका आस्था में। मैम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज आपने बताया कि टेस्ट सीरीज नहीं लिखने के कारण कहीं ना कहीं रैंक में आप पीछे हुई है थोड़ा सा। दूसरा चीज ये जानना चाहेंगे कि जैसे पीटी और मेंस, कुछ कुछ अभी नए स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन 1-2 साल पहले हो चुका है, वो क्या पहले पीटी की तैयारी करे या पहले मेंस की तैयारी करे? सर सबसे पहले पीटी की तैयारी करनी चाहिए। पीटी निकालना सबसे टफ स्टेज है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें बैठते हैं, और एक एक नंबर से काफी डिफरेंस आ जाता है, या तो उसमें आपको आता है या नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पीटी पे करना चाहिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करना चाहिए, और करंट अफेयर्स को साथ साथ करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी साथ में एनालाइज करते रहना चाहिए, ताकि पता लगे कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर ठहर रहे हैं। अच्छा अच्छा, टेस्ट सीरीज पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पीटी के लिए भी टेस्ट सीरीज देना इम्पोर्टेंट है। जी सर। इस तैयारी के साथ आप सफल हो गए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इस सफलता को दिलाने में किनका सहयोग रहा है, किन किन व्यक्तियों का सहयोग रहा है आपके जीवन में? सर काफी लोगों का सहयोग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मैं अपनी मदर को दूंगी। उनको सबसे पहले आभार प्रकट करूंगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं जिनको उन्होंने संभाला। मेरा प्रेगनेंसी का पीरियड था जब मैं प्रीलिम्स लिख रही थी, और मेरी छोटी बेटी वाज जस्ट 4 months व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस।
तो अच्छा। मुझे उनका फुल बैकिंग था, फुल सपोर्ट था, जिसके कारण मैं समय निकाल कर पढ़ सकी। और मैं अपने फादर को भी धन्यवाद देती हूँ। ही ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू फॉलो माय ड्रीम्स। और इसके साथ मेरे हस्बैंड है, ही वाज आल्सो ऑलवेज अ सपोर्टिंग पिलर स्टैंडिंग फॉर मी, कि मैं जो भी करना चाहती हूँ हम्म। उसमें मुझे आगे बढ़ाया। हम्म। फैमिली में मेरी एल्डर सिस्टर और छोटा भाई है, उसको भी मैं धन्यवाद दूंगी। मेरा बड़ा फ्रेंड सर्कल है जिनके हम्म। साथ मैंने तैयारी की, कुछ टीचर्स भी हैं। और हम्म। मेरे लिए जर्नी थोड़ी लंबी थी, और मेरे साथ जितने भी लोग थे मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ सर। हम्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी दैट फाइनली लिस्ट में मेरा नाम आया है इस बार। चलिए बताइए, सफलता का श्रेय अगर किन्हीं एक विशेष को देना चाहें तो किनको देना चाहेंगे? टू माई मदर। अच्छा, मदर। इस तैयारी में आपने कभी कोचिंग से, ये पीटी मेंस क्लास के दरमियान, यानी कि तैयारी के दरमियान कभी कोचिंग की भूमिका, अपने कोचिंग का हेल्प लिया है? जी मैंने इंटरव्यू स्टेज में लिया है सर। पीटी मेंस के लिए नहीं लिया है? नहीं लिया है सर। क्या इसकी भूमिका हो सकती है कोचिंग के तैयारी में? क्या भूमिका हो सकती है? क्या कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने नजरिए से बताएं। सर कोचिंग की भूमिका बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए। बिकॉज जो अवेलेबल मटेरियल है और जितना कोर्स वास्ट है, अगर आपको पता नहीं चले कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो हो सकता है बहुत मेहनत के करने के बावजूद भी हमारी एनर्जी बर्बाद हो जाए। तो उस हिसाब से मैं मानती हूँ कि कोचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। डायरेक्शन मिलता है आपको, गाइडेंस मिलती है, और अल्टीमेटली इट्स अप टू यू कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना परसिस्टेंट रहते हैं। बट कोचिंग की भूमिका इसमें मैं जरूर मानूंगी। मेरे साथ एक एडवांटेज था कि मैं यूपीएससी के टाइम भी मैंने कोचिंग नहीं ली थी वैसे सब, लेकिन मेरे पास ऐसा सर्कल था जहां से मुझे गाइडेंस मिल गया था कि कैसा कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपको देख के, खास करके अभी तो आप यानी शादीशुदा, बच्चे आपके, ठीक है, उसके बाद इतनी बड़ी सफलता, और बिहार में लड़कियां तो कभी कभी देख के यूं ही बीच में अपने आप को छोड़ देती हैं, तैयारी से पीछे हाथ खींच लेती हैं, लड़कियां खींच लेती हैं, लेकिन आपको देख के वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, घर में काम करती हैं, बच्चे हैं, जो जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का कोई भी उनके पास नहीं है कि हम कैसे इस चीज की तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी एक जोश और जज्बा आ जाएगा तैयारी करने का आपको देख के। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके कुछ जो आपके छोटे जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अगर महिलाओं की बात करूं तो मैं उनको कहूंगी कि आप हो सकता है एक बहुत अच्छी डॉटर हो, एक अच्छी वाइफ हो, एक अच्छी मदर हो, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने की चेष्टा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल ऑल्सो। तो आपने जो भी अपने लिए ड्रीम्स देखे, वो चाहे सिविल सर्विसेज में आने का हो या कोई भी और ड्रीम हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज आपके अंदर जब तक सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं आएगा, सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी रोल में अपना 100% नहीं दे पाएंगी। तो अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए, और आपने अगर जो भी चीज को सोचा है करने का, वो जरूर कीजिए। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि नेवर गिव अप। आप हार्ड वर्क करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला, हमें भी मिला, और हमारे जो आपको देखेंगे वो सब, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे, उनमें एक जोश, एक जज्बा आ जाएगा आपको देख के। और उम्मीद है कि आपका जो पद मिला है रेवेन्यू ऑफिसर, जिनको कि बिहार में सीधे सीधे सीओ का पद दिया जाता है, आपका सीधे सीधे संपर्क आम जनता से होगी, प्रत्येक दिन आम जनता के आप बीच होंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग आपके बीच में आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े लोग भी उतना ही जाने, जितने मतलब छोटे लोग भी उतना ही जाने समझ सके जितना बड़े लोग आपके, कि चैम्बर के भीतर की जो स्थिति होती है, बिहार में कहा जाता है ऐसा कि ये बड़े लोग हैं, इनका तो काम जल्दी हो जाएगा, छोटे लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के जो नए युवा जा रहे हैं, इन सबको भी, इन सब भेदभाव से परे होके काम कर रहे हैं, उनके लिए ऊपर उच्च और नीच का कोई भेदभाव नहीं है।
और इन्हीं के साथ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बिहार में एक अच्छा अच्छा बिहार बनाने में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए मैं बाकी लोगों से जुड़ सकी। थैंक यू वेरी मच सर।